हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्स, एग्जामिनर्स एंड कॉपी चेकर्स हर स्टूडेंट की जुबान पे होता है, टीचर की जुबान पे होता है। एग्जाम हमने देखे हैं, एग्जामिनर भी हमने देखे हैं, लेकिन क्या आप में से किसी ने कॉपी चेकर को देखा है? वो बंदा जो आपकी कॉपी इवेलुएट करता है। हाँ, जरूर देखा होगा, क्योंकि हम सब उसको अपने अपने तरीके से देखते हैं। जिसकी रही भावना जैसी, कॉपी चेकर की मूरत देखी तिन तैसी। जो बच्चा पास हो जाता है उसके लिए तो देवतुल्य इंसान होता है, कोई अच्छा सा। और जो बच्चे के साथ क्रॉस या जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आते उसके लिए तो वो दानव होता है या वो यमराज होता है। लेकिन मैंने देखा है, आई होप कि तुमने उसमें से किसी ने देखा नहीं होगा, छुआ नहीं होगा, उसको सुना नहीं होगा, उससे बातें नहीं की होंगी, लेकिन आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सी दोज देवतुल्य और यमराज, जो भी आप बोलना चाहते हो, और उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की है उस इंसान की। उसके हिसाब से आज मैं कुछ एग्जाम राइटिंग के आपको टिप्स देने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से सुनना है, इस वीडियो को लास्ट तक सुनना है। बिल्कुल लाइक नहीं करना है और शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं किसी को नहीं बोल रहा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मुद्दा, मेन बात, और स्टार्ट करते एक एक करके। कुछ टिप्स बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एग्जामिनर की साइकोलॉजी, उस कॉपी चेकर की साइकोलॉजी, हाँ, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ऐसा बोलते हुए मैं जरूर बोलूंगा। सेटरिस पेरिबस में जरूर बोलूंगा, क्योंकि तीन बातें हो सकती है। सुबह बीवी से लड़के आया हो, पैग लगा के बैठा हो, या उसे या उसके महबूबा को इस पेपर में अच्छे नंबर नहीं आए हो जो वो कॉपी चेक कर रहा है, तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये सब कंडीशन मान के चलो, फिर भी उसको हम इंप्रेस कर सकते हैं अगर कुछ टिप्स हम फॉलो करें। आज मैं उन टिप्स की बात करूंगा। सो गेटिंग बैक टू द वर्क, पहला टिप्स जो मैं आपको दूंगा, कंटेंट की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम आप लिख रहे हो उसके लिए जो स्टडी मैट मिला है उसके अकॉर्डिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 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 ये एक्यूरेसी आपको 80% तक मार्क्स दिला सकती है। आप बहुत एक्यूरेट हो, बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, आपकी मार्क्स की पॉसिबिलिटी, अगर सारे एमसीक्यू नहीं है तो, अगर डिस्क्रिप्टिव है तो, और खास करके जब हमारे एग्जाम पैटर्न में पूरे इंडिया के अंदर मैक्सिमम एग्जाम 70-30 रेशियो में होते हैं, 70% डिस्क्रिप्टिव एंड 30% एमसीक्यूज। सो वहां पे 80%, मेरा एक अपना रेशियो कहता है कि आपकी एक्यूरेसी की कीमत आपको 80% मिलती है। बाकी के 20% ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस एग्जामिनर की, उस सेटरिस पेरिबस की साइकोलॉजी को, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल की साइकोलॉजी को, अगर कोई चीज इक्वल कर सकती है एक बार को, तो वो है आपके आंसर का बेहतरीन प्रेजेंटेशन। मैं आपको लगातार प्रैक्टिसेस करा करा के, वीडियोज रिलीज कर करके हर क्वेश्चन के आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत लंबे समय से बता रहा हूं। आई होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट एंड ट्राइंग टू लिसन टू मी। तो मेरे चैनल पे जाके आप बाकी वीडियोस देखना कि आंसर्स को हमें प्रेजेंट कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के जमाने में आपको प्रेजेंटेशन सीखनी होगी। इंपॉर्टेंट बातों की, फाइनल आंसर की हाईलाइटिंग आपको सीखनी होगी। एग्जामिनर का अटेंशन कैच करना होगा, उसकी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करना होगा, उसे इंप्रेस करना होगा। इसकी वजह से आपको एडिशनल 20% मार्क्स मिलते हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं इस प्रेजेंटेशन में। वो आप वीडियोस रेफर करेंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो वेरी करती है। अगर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो उसमें पहले कोई फैक्ट ऑफ द केस होगा, सिनॉप्सिस होगा, देन उसका डिसीजन होगा, देन उसके कंटेंट होंगे। कंटेंट एज पर द प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। अगर केस बेस्ड है तो सेम अप्रोच लेके चलेंगे। अगर स्ट्रेट आंसर है तो पहले एक इंट्रो होगा, एक डेफिनेशन होगी, उसके बाद उसका स्ट्रेट आंसर लिखेंगे, हर पॉइंट को लिखेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देंगे, एग्जाम्पल्स के साथ देंगे। तो बात बनती है, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो रीडिंग की स्पीड। इसकी चर्चा हम जनरली नहीं करते हैं इन आर फ्रेटर्निटी। रीडिंग की स्पीड, बिकॉज क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, आपको बहुत ध्यान से उसको पढ़ना होता है, और क्वेश्चन कई बार लंबे लंबे भी होते हैं, लेंदी होते हैं। हम सब की कंप्लेंट होती है कि लेंदी पेपर था, पूरा पढ़ नहीं पाए, पूरा कवर नहीं कर पाए, पूरा लिख नहीं पाए। तो इसके लिए रीडिंग की स्पीड और राइटिंग की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये तब आएगी आपके पास जब आप कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे रीडिंग राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे। ये हैबिट का पार्ट है। आपने ठीक सुना, ये आपके हैबिट का पार्ट है। मेक इट ए हैबिट कि मुझे तेजी से पढ़ना है, मुझे कॉन्सेप्ट को समझना है, समझने के बाद स्पीड लेके आनी है, रीडिंग की और राइटिंग की। एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को एग्जाम हॉल के बाहर आपने ये कंप्लेंट करते हुए सुना होगा, क्वेश्चन पेपर लेंदी था, मैं 100% अटेम्प्ट नहीं कर पाया, जबकि मेरे को 20 से 25% क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं
से मैंने 80 का किया, 85 का किया, जो 15 मार्क्स का पेपर मैंने छोड़ दिया, वो मुझे आता था, मैं कर सकता था, मैं नहीं कर पाया। अब इसके बाद आपकी इवैल्यूएशन 85% पे होगी। ये सब सिर्फ और सिर्फ ऐसे फैक्टर्स के लिए जिम्मेदार होती है आपकी रीडिंग एंड राइटिंग की स्पीड। अगर मेरी ये चारों बातें सही लगी हो, कमेंट करके इस वीडियो के नीचे आप जरूर बताएंगे कि क्या ये सब चीजें आपके साथ भी होती है, या क्या आप इन चीजों को अब तक फॉलो कर रहे थे, और नहीं कर रहे थे तो क्या आने वाले समय में आप इसको फॉलो करने वाले हो उस देवतुल्य यमराज को हैंडल करने के लिए। गेटिंग द पॉइंट। अगला पॉइंट, सर क्वेश्चंस को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना चाहिए। अभी कई लोग इस पे मेरे से अग्री और कई लोग डिसएग्री करेंगे। आप सोचो, आप एग्जामिनर हो, आप ही कॉपी चेकर हो, आपको मैं अपनी पोजीशन पे बिठा देता हूं, एक कॉपी चेकर की पोजीशन पे आपको बिठा देता हूं, आपको क्या ठीक लगेगा? एक क्वेश्चन आंसर जो सीक्वेंस में लिखा हो, या एक 1A के बाद 4B लिखा हो, फिर 5A लिखा हो, फिर 7D लिखा हो? क्या ऐसा आपको, कितना आपको उलट पुलट करना पड़ेगा? आप इरिटेट होंगे। और पता है क्या, जब हम एग्जामिनर या अपने कॉपी चेकर के सामने नहीं है, हमारी कॉपी है, तो कॉपी बोलेगी और वो मार्क्स लेगी, कॉपी ही आपका रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे केस में आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि सामने वाला बंदा सेटरिस पेरिबस लगा के, देवतुल्य वो यमराज, किसी भी वजह से नाराज हो, किसी वजह से इरिटेट हो, क्योंकि वो इरिटेट होगा। मैंने कल ही एक कॉपी डिस्कस करी थी जिस बच्चे को हमारे पेपर में 83 मार्क्स आए थे और एक बच्चे को 87 मार्क्स आए थे। मैंने आपको ये दिखाया था कि उसने बेहतरीन प्रेजेंटेशन किया था, इन अ सीक्वेंस लिखा था, या आप बच्चों की कॉपियां और इवैल्यूएशन के बेसिस पे ही मैं वीडियो बना रहा हूं। एक क्वेश्चन जिसमें उसको 2.5 मार्क्स मिलने थे, बहुत आराम से उसको एग्जामिनर ने 4.5 दे दिया था, क्योंकि उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड था ना, बाकी 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जो मार्किंग करता आ रहा था, वेल प्रेजेंटेड था, इन अ सीक्वेंस था, तो वो उसी सीक्वेंस में उसने उसको मार्क्स अवार्ड किए। कई बार आपको इसका बोनस मिलता है, आपको बोल के नहीं मिलता है, आपकी कॉपी देखने पे पता चलता है। अब उस बच्चे के लिए वो कॉपी चेकर देवतुल्य हो गया, और जिस बच्चे को 2.5 नंबर देगा, वो अगर कंपेयर करेगा उस कॉपी से, वो बोलेगा मेरे लिए तो यमराज था, ये मेरी जिंदगी खराब कर दी। 2 नंबर मैटर करता है सर हमारे एक एक ग्रुप निकलने या ना निकलने में, हमारे एग्जाम्स को क्रैक करने में, फोड़ने में या ना फोड़ने में, इजंट इट? तो आपको आंसर सीक्वेंस में लिखना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए कि मान लो मैंने 2A लिखा, 2B का आंसर अभी रिकॉल नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा? रिलेटिवली उतने, अगर बहुत इमरजेंसी ना हो तो एक टेंटेटिव पेज काउंट से 1.5 से 2 या 3 पेज, जो भी आपको लगता है उस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए डिसेंट है, आधा पेज एक्स्ट्रा छोड़ दो यार। तो पेज छोड़ के आगे बढ़ो, 3A 3B ट्राई करो, एंड वापस लौट के आके जब याद आए 2A लिखो, अगर आपको कंपल्सरीली वो लिखना ही लिखना है तो। इन वर्स्ट केसेस यू कैन ट्राई फॉर चलो वही 4 लिखना पड़ गया, लेकिन उस केस में एक चीज ध्यान रखो कि 4A लिखो तो B भी वहीं लिखो, सो दैट एटलीस्ट एक सेक्शन को उसको डील करने में आसानी हो। दिस इज व्हाट आई विल रेकमेंड, एंड आई नो द साइकोलॉजी ऑफ a copy checker, and that's why I'm talking to you like this। तो ये पूरा का पूरा वीडियो मैं कॉपी चेकर, क्वेश्चन, उसके आंसर्स, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी एक्यूरेसी, इन सब बातों को ध्यान में रख के मैं बना रहा हूं। अगला टॉपिक, सर नए क्वेश्चंस को फ्रेश पेज से स्टार्ट करना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन खत्म हुआ, एक लाइन भी नहीं छोड़ी, नीचे ही लिख दिया 2B और शुरू हो गए। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, ये तो बार बार बताता आ रहा हूं, क्योंकि इससे क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो सकती है, कई बार नजर निगाह बदल सकती है, प्रेजेंटेशन पे फर्क पड़ता है। सर एक और चीज जो एग्जाम में बहुत होता है हमारे साथ, से हमने 1A लिखा, पहला क्वेश्चन लिखा, मजा नहीं आया, आता था, गड़बड़ कर दिया, घबरा गए, घबराहट शुरू हुई, नर्वसनेस आ गई, और उसके बाद फिर क्या होता है, एंजाइटी चालू होती है, उसके बाद पसीने आने चालू होते हैं, उसके बाद पानी पीना शुरू करते, ठीक है, और उसके बाद तो अपन पता नहीं क्या करते हैं। दिस इज द मोमेंट यू हैव टू पुट अ बेटर कंट्रोल ओवर योर नर्व्स। अपने नब्ज को कंट्रोल में करना है। 3 बार बोलना है मजनू, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। बोले सिंपल सी बात है, 3 गहरी लंबी सांस लो, 2 घूंट पानी पियो, शांति से सोचो, अगले क्वेश्चन को ट्राई करो। पिछले अगर 2 क्वेश्चन खराब हुए, उसकी वजह से अगला आप 7-8 क्वेश्चन अपना मत वेस्ट करो। अगर 10 नंबर खराब हो गए कोई बात नहीं, 90 नंबर पे फोकस करो, और बाद में अगर टाइम बच गया रीडिंग राइटिंग स्पीड की वजह से और प्रेजेंटेशन की वजह से, ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि मैंने जब शुरुआत बुरी थी, एंड बहुत अच्छा हुआ और वो सारी चीजें मैंने रिकवर कर ली। तो ऐसे केस में आपको घबराना नहीं है, आपको टॉस करना है, सिक्का जेब में रखना है, मतलब आगे के क्वेश्चंस आपको पहले डील करने,
डील करने के बाद पेशेंटली उसको डील करना है। घबराहट होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हम सब इंसान हैं। जब गलतियां शुरू होती है ना तो टेंशन चालू होती है। अपने को यहां पे कंट्रोल करना है और ये चीज आपको हैंडल करनी है, ये याद रख के हैंडल करनी है। और सबसे अच्छा तरीका है 3 गहरी लंबी सांस लो, दिमाग को एनर्जी जाएगी, उसको फीड मिलेगा, वो थोड़ा शांत होएगा। दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो, पॉजिटिव सोचो, आगे के बारे में सोचो, ये मोटिवेशन है। स्टे मोटिवेटेड व्हाइल राइटिंग द क्वेश्चन पेपर। स्टे मतलब अपना मेटाबॉलिज्म हाई रखो, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, अपने आप को ऑल इज वेल बोलते रहो। क्योंकि वो 3 घंटे अगर बेकार हुए तो आपकी सारी मेहनत, आपके टीचर्स की, आपकी, पेरेंट्स की, सब वेस्ट हो जाती है। तो वो 3 घंटे हमें साइकोलॉजिकली अपने को बूस्ट खुद से करना होता है, क्योंकि वहां कोई भी नहीं होता, आपके टीचर भी नहीं होते आपके साथ। अगला सवाल, सर आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना चाहिए? वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है पॉइंट्स एंड पैराज में, जब लॉन्ग क्वेश्चन हो तो पॉइंट्स में लिखो या स्मॉल पैराज में लिखो, और पॉइंट एंड पैराज, पॉइंट को एक्सप्लेन करो, पैराज के बीच में और नेक्स्ट पैरा के बीच में एक लाइन का गैप जरूर रखो। दिस इज व्हाट आई विल रिकमेंड। प्रेजेंट इन पॉइंट्स और इन स्मॉल पैराज, मतलब ये सिंपल सी बात है, और इनके बीच में एक गैप रखो। एग्जाम्पल्स एंड मॉडल लगाना ना भूले। ज्यादातर बच्चों की कॉपियां मैंने देखी है, वो सब अच्छा लिखते हैं, उनको से 50 में 40 आए, उनको 50 में 48, 49, 50 आ सकते थे। जस्ट दैट ये 2 चीजें मिस कर दी, वो भी उसको आती थी, लेकिन समहाउ उसको किसी ने कॉन्शियसली बताया नहीं है, उसके हैबिट का पार्ट नहीं थी। तो मेक इट एज अ हैबिट ऑफ योर लाइफ, इसको हैबिट बनाओ। आपने देखा ना, कॉपी की जो राइटिंग होती है 3 घंटे एग्जाम में लिखने का 90% मामला हैबिट का मामला है। अगर आपको लिखने की, पढ़ने की अच्छी हैबिट है, अगर आप चीजों को लगातार फॉलो करते हो, अगर आप सेट पैटर्न में अपनी तैयारी को लेके जाते हो, अगर आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रॉपर है एक अच्छे टीचर की, और वो आपको बीच बीच में स्ट्राइक करता रहता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, you will be able to write in a good manner. So this is very, very important, my dear friends. Always remember that you have to present everything in a given shape and format. That is very important. बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ये कई बार कई लोग ये मिस्टेक करते हैं, और इसके पीछे कई रीजन होते हैं, और कई बार हमारी आदत भी होती है, नहीं हम ना 80% एवरेज आंसर लिखेंगे रादर देन अटेम्प्टिंग 100%, नहीं, या 60% गुड आंसर लिखेंगे रादर देन अटेम्प्टिंग 100%। ऐसा नहीं करना। ऑलवेज ऑलवेज, एक बुक हमने पढ़ी थी द आर्ट ऑफ वॉर, और एक बुक पढ़ी थी मार्केटिंग वॉरफेयर। उन दोनों में एक फिलॉसफी कॉमन थी कि हमेशा जो है ना क्वांटिटी विन करती है, फौज की संख्या मैटर करती है जब आप युद्ध में जाते हो। एंड पता है क्या, जब आप एग्जाम में जाते हो, एग्जाम इज जस्ट लाइक अ वॉर। व्हेन यू आर इन वॉर, सो ऑल द ट्रिक्स, टेक्निक एंड स्ट्रेटजी ऑफ वॉर विल बी यूज्ड। मतलब आपको स्ट्रेटजी भी यूज करनी है, आपको टैक्टिक्स भी यूज करनी है, एंड प्राइमरी वेपन होगा आपका कि आप 100% क्वेश्चन को आंसर करके आते हो। अगर आपने कवर ही 100% नहीं किया, आप एरिया ही 100% नहीं कवर किया, तो जीते तो नहीं ना पूरा पूरा कभी भी आप। So always attempt 100% questions. This is what I will suggest. In brief, let me summarize ये पूरे पॉइंट्स जो मैंने अब तक बताए हैं, इसमें से काफी पॉइंट हैबिट के हैं। एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट 80%, प्रेजेंटेशन 20%, रीडिंग राइटिंग स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करो। छोटी मोटी बात हो सकती है, कोई बात नहीं। नए क्वेश्चन को फ्रेश पेज से अपने को मोटिवेटेड रखो, अपने को और अपने नर्वसनेस पे हमेशा कंट्रोल करो, केयर करो अपनी, एंड आंसर को पॉइंट्स एंड पैराज में प्रेजेंट करो, और उनके बीच में गैप रखो। एग्जांपल्स एंड मॉडल्स का ध्यान रखो लिखते हुए, और खास करके आप 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम को देने के लिए इससे ज्यादा टिप्स की जरूरत नहीं है। बाकी आपके प्रैक्टिस एंड हैबिट का मैटर है, जो आपको डे टू डे लाइफ में करना पड़ेगा। ये सारी बातें रह जाएंगी आपका जब तक एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं होगा। And I'm sure you are listening to me, and next 2 months please execute this thing, and the next attempt is going to be yours. You are going to win like anything. Win the war first and then go to the battlefield. The moral of the story is win the war and then go to the battlefield. Never go to the battlefield and try to win. All the best.